हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम के बारे में। और कल की वीडियो में हम लोगों ने रोम्बस यानी समचतुर्भुज को देखे थे और आज समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम को जानने वाले हैं। देखिए, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर हो और बाकी का दो भुजा जो शेष बच जाता है वो असमांतर होता है समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम में। अब AB समलंब चतुर्भुज और CD जो है ये दोनों भुजा समांतर होता है और समांतर का अर्थ होता है कि वैसी दो भुजा जो कहीं भी सीधे आगे बढ़ता जाएगा लेकिन कहीं भी दोनों एक दूसरे को नहीं काट पाएगा, उसे हम लोग समांतर कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि AB और CD ये सीधा आगे बढ़ता जाएगा लेकिन दोनों ये कहीं भी किसी एक दूसरे को काट नहीं पाएगा, तो AB और CD जो हो जाएगा ये समांतर भुजा हो जाएगा। और बाकी का जो दो भुजा बच जाता है AC और BD ये दोनों असमांतर भुजा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा देखने से ही टेढ़ा लगता है और जब देखने से टेढ़ा लगता है तो आगे भी ये दोनों भुजा टेढ़ा ही बढ़ेगा और टेढ़ा बढ़ते बढ़ते ये दोनों भुजा कहीं एक दूसरे को जाके आगे काट देगा, तो ये इसलिए दोनों भुजा जो है असमांतर हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हमसे कोई समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम का परिमाप पूछे तो परिमाप जो होता है वो चारों भुजा का योग होता है। तो यहाँ का चारों भुजा जो हो जाएगा वो एक भुजा तो AB हो जाएगा, तो AB और प्लस जो हो जाएगा दूसरा भुजा BD हो जाएगा तो BD और प्लस तीसरा भुजा जो हो जाएगा वो हमारा CD हो जाएगा और चौथा भुजा जो हमारा हो जाएगा वो AC हो जाएगा। तो परिमाप जो है वो चारों भुजा का योग हो जाएगा। उसके बाद समलंब चतुर्भुज के भी जो होते हैं वो दो विकर्ण होते हैं, डायगोनल दो होते हैं। तो AC एक तो डायगोनल ABCB हो जाएगा और दूसरा डायगोनल AD हो जाएगा। अब यदि डायगोनल दोनों में रिलेशन क्या होता है विकर्ण में कि जहां काट रहा है वहां हम लोग O मान लेते हैं यानी कटान बिंदु को, तो दोनों डायगोनल में जो रिलेशन होता है जो AO रेशियो यानी बट्टा हो जाएगा आपका OB बराबर हो जाएगा OC और बट्टा हो जाएगा फिर इधर OD। याद रखिएगा कि ये रिलेशन यदि कभी भी दोनों भुजा का माना कि इस भुजा का मान 5 दे दे, यहाँ से विकर्ण के आधे विकर्ण का मान AO का यदि 5 दे दे और BO का मान यदि 6 दे दे और OD का मान माना कि 7 दे दे और हमसे OC का मान पूछ ले, तो इस रिलेशन पर बैठाकर जो है हम लोग OC का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से यदि समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 गुने दोनों समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा तो हमारा ये दोनों है AB और ये CD समांतर भुजा है, तो दोनों समांतर भुजा का योग तो AB प्लस CD हो जाएगा और गुना हो जाएगा हाइट यानी कि ऊंचाई। और ऊंचाई जो होता है वो सीधे होता है यानी परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हम जब किसी भी चीज की ऊंचाई मापते हैं तो वो सीधा मापेंगे, तो इसलिए ऊंचाई जो हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह हो जाएगा यानी कि सीधे हो जाएगा, तो इसी को ऊंचाई कहते हैं। और या यहाँ से भी ऊंचाई हम लोग सीधा एक खींच सकते हैं, ये भी ऊंचाई जो जितना ऊंचाई ये होगा उतना ऊंचाई ये भी होगा यानी कि दोनों तो ऊंचाई ही है। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 इंटू AB प्लस CD यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग गुने H यानी हाइट से जो है हम लोग ऊंचाई को निकालेंगे। अब उसके बाद यदि दोनों समांतर भुजा के मध्य बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, यहाँ भी समांतर भुजा का मध्य बिंदु और ये भी समांतर भुजा का मध्य बिंदु, तो ये लाइन जो कहलाएगा वो माध्यिका कहलाएगा। और जब ये माध्यिका कहलाएगा तो हमसे यदि माध्यिका का लंबाई पूछ ले तो माध्यिका मान लेते हैं ये E हो जाएगा और ये F हो जाएगा। तो अब यदि हमसे इस माध्यिका का लंबाई पूछ ले, EF का लंबाई पूछ ले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि दोनों समांतर भुजा का योग तो AB प्लस CD यानी दोनों समांतर भुजा का योग माध्यिका निकालने के लिए तो AB प्लस CD हो जाएगा और भाग कर देंगे 2 से, तो ये हमारा माध्यिका निकल जाएगा, ठीक ना। तो
समलंब चतुर्भुज में 3 बातें याद रखिएगा। जब कभी माध्यिका निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों समांतर भुजा का योग करके उसमें 2 से भाग कर देंगे। या क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों समांतर भुजा के योग में जो है हाइट से गुना कर देंगे और उसमें फिर 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और परिमाप तो पता ही होगा कि चारों भुजा के योग को परिमाप कहते हैं। अब यदि हमें दोनों डायगोनल यानी कि विकर्ण में रिलेशन निकालना हो तो हम लोग जो है इस रेशियो के मदद से जो है दोनों विकर्ण में रिलेशन पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब समझते हैं समलंब चतुर्भुज को क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा जो है क्रमशः 58 मीटर और 42 मीटर लंबी है। शेष 2 भुजाएं बराबर है तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज के जो 2 समांतर भुजा है वो एक 58 मीटर है और दूसरा जो है वो 42 मीटर है। तो छोटा वाला भुजा जो हो जाएगा वो 42 और बड़ा वाला जो भुजा हो जाएगा वो 58 हो जाएगा। और बाकी का जो 2 भुजा है वो दोनों बराबर है और दोनों प्रत्येक जो है वो 17-17 मीटर है। यानी बाकी का तो ये दोनों भुजा बचता है, तो दोनों बराबर है और दोनों इस क्वेश्चन में 17-17 मीटर दिया गया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस समलंब चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजा का योग, यानी कि समांतर भुजा माना कि यदि ए और बी यहाँ रहता, सी और डी से इंगित यदि कर दें तो समांतर भुजा तो ए बी हो जाएगा, तो ए बी प्लस सी डी यहाँ हो जाएगा। यानी दोनों समांतर भुजा का योग गुने हाइट यानी ऊंचाई से गुना करेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमें तो यहाँ हाइट पता नहीं है, यानी कि हाइट तो सीधा होता है तो इस कोण से खींच सकते हैं, चाहे हम लोग इस कोण से खींच सकते हैं हाइट को। तो ये हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर। और जब ये हाइट हो रहा है परपेंडिकुलर सीधा हो रहा है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ से हम लोग ये जो एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसमें ये जो है एक त्रिभुज बन रहा है। और जब त्रिभुज बन रहा है और जिस भी त्रिभुज का मान यदि कोण का एक 90 डिग्री हो जाता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ यदि हम लोग परपेंडिकुलर खींच देंगे तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा और यहाँ भी यदि परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, इस हाइट यानी समकोण त्रिभुज की इस भुजा का मान पता करना है। और ये भुजा तो कर्ण हो जाएगा और कर्ण इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये तो अब लंब हो सकता है या ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है या ये आधार हो सकता है। कहने का मतलब ये भुजा लंब या आधार हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो देखिए यदि अब हमें ये भुजा का मान पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये भुजा यहाँ से यहाँ तक 42 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 42 मीटर हो जाएगा। और जब यहाँ से यहाँ तक 42 मीटर हो जाएगा तो शेष कितना बच रहा है, 58 में से 16 मीटर बच रहा है। और जब 16 मीटर बच रहा है तब 8 मीटर ये हो जाएगा और 8 मीटर ये हो जाएगा। और दोनों आधा आधा यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ दोनों भुजा जो असमांतर है वो समान है यानी कि बराबर है। यदि दोनों असमांतर भुजा यहाँ बराबर नहीं होता तब जाके जो है इतना भुजा और इतना मान ये दोनों जो है ये भी बराबर नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ कहा गया है कि ये और ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों मान जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। अब देखिए 42 यहाँ से यहाँ तक 42 और ये 8 तो 50 और यहाँ तो 58 हो जाएगा। कहने का मतलब अब समकोण त्रिभुज के हमें तो 2 भुजा का मान पता चल गया। तो अब तीसरा भुजा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं या हम लोग ट्रिपलेट नंबर से निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट नंबर जो होता है वो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को कहते हैं। यदि ट्रिपलेट नंबर आप लोग को याद होगा तो ट्रिपलेट नंबर से हम लोग ट्रिपलेट नंबर से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्रिपलेट नंबर एग्जाम के क्वेश्चंस में जो यूज होता है ज्यादातर वो 4-5 ट्रिपलेट नंबर, एक तो 3, 4, 5 होता है और एक जो होता है वो 5, 12, 13 होता है और एक जो होता है 8, 15, 17 होता है और एक जो होता है वो
9, 40 और 41 होता है, और एक जो होता है 11, 60 और 61 होता है, और एक जो होता है 7, 24, 25। इतने सारे 6, ये 6 ट्रिपलेट नंबर जो है अक्सर एग्जाम के क्वेश्चंस में जो है यूज होता है। तो यदि इतना ट्रिपलेट नंबर आप लोग याद रख सकते हैं तो इस क्वेश्चंस को जो है हम लोग बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हुए ट्रिपलेट नंबर की मदद से जो है हाइट पता कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अब ट्रिपलेट नंबर से कैसे पता करेंगे। तो देखिए एक भुजा तो 8 है और दूसरी भुजा 17 है। तो देखिए इसमें इस ट्रिपलेट नंबर में 8, 15, 17 वाला में एक भुजा 8 हो जाएगा और एक भुजा 17 है, तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा, तीसरा भुजा 15 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा हाइट जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो जब अब हमें हाइट पता चल गया और हमें दोनों समांतर भुजा पहले से ऑलरेडी पता ही था, तो अब हम लोग समलंब चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब देखिए दोनों समांतर भुजा का योग, तो यहाँ 42 और 58 कितना हो जाएगा, 50, 40, 90 और 10, 100 हो जाएगा। यानी 1/2 गुने 100 हो जाएगा। उसके बाद हाइट अभी हम लोग ट्रिपलेट नंबर की मदद से निकाले हैं, कितना, 15 निकाले हैं। अब 2 से यदि काटेंगे 100 को 50 बार में और 50 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 और 15 × 5 = 75, यानी 750 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कम से कम आप लोग जो है ये 6 ट्रिपलेट नंबर याद रखिएगा, तो क्वेश्चंस बनाने में जो है वो आसान हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की जो लंबाई है वो क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 46 सेंटीमीटर है। इसके अन्य दो भुजा की लंबाई जो क्रमशः है वो 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि जो समांतर भुजा है, एक की तो लंबाई 25 सेंटीमीटर और दूसरी की लंबाई 46 सेंटीमीटर है। तो बड़ा भुजा का मान बड़ा रखेंगे और छोटा भुजा का छोटा रखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य दो भुजा की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो जब 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो दोनों असमांतर भुजा में से किसी एक भुजा को आप 20 मान सकते हैं। चाहे इसी भुजा को 20 मान लीजिए तो इसको 13, या इसको आप 20 मान लिए हैं तो इसे आप 13 मान सकते हैं। किसी एक भुजा को आप जो है 13 या 20 मान सकते हैं। उसके बाद जो है हमसे पूछा जा रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए तो हमें पता क्या होना चाहिए कि दोनों समांतर भुजा का मान पता होना चाहिए और साथ में साथ समलंब चतुर्भुज की हाइट यानी कि ऊंचाई पता होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग गुने हाइट होता है और 1/2। तो इसमें तो हमें क्या पता नहीं है, हाइट यानी कि ऊंचाई पता ही नहीं है, तो हम लोग ऊंचाई पता करेंगे। और जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यानी कि हाइट डालते हैं तो इस कोण के पास जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, और जब किसी भी एक त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये तो 13 हो जाएगा। अब उसके बाद, और ये तो 20 है तो ये कर्ण कहलाएगा। और फिर यदि यहाँ से भी हम लोग हाइट यानी परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यानी कि ये भी हाइट हो जाएगा और ये भी थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया है, ये भी हाइट हो जाएगा और ये भी हाइट हो जाएगा। तो दोनों हाइट है तो दोनों का तो मान बराबर है, चाहे आप इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी 25 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन 46 में से जब अब हम लोग 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 और 5 30 और 10 40 और 6 46, यानी 15 6 21 बचेगा। तो इस बार जो है हम लोग दोनों भुजा का जो मान है वो आधा आधा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस बार दोनों असमांतर भुजा का जो मान है वो अलग अलग है। यदि यहाँ दोनों असमांतर भुजा का मान समान रहता तब जो शेष 21 यानी बचा है इसे हम लोग आधा आधा करके जो है दोनों भुजा का मान जो है वो पता कर लेते। लेकिन इस बार तो दोनों असमांतर भुजा का मान अलग अलग है, तो एक भुजा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो x हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मान ले, x जब हो गया तो 21 माइनस x ये हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया है। तो अब यदि ई भुजा 13 ये भुजा x, हम इसी समकोण त्रिभुज के मदद से हाइट निकाल लेते हैं। आप इससे भी निकालिएगा हाइट तो वो दोनों हाइट का मान बराबर ही आएगा।
तो जब एक भुजा 13 और दूसरी भुजा 21 हो गया है, और यहाँ क्या हो गया है, एक भुजा 20 और दूसरी भुजा 21 माइनस x हो गया है। तो अभी जस्ट पीछे की क्वेश्चन में हमने ट्रिपलेट नंबर लिखाया था, एक 5, 12, 13 का ट्रिपलेट नंबर लिखाया था। ट्रिपलेट नंबर समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को कहते हैं। तो यहाँ तो इस भुजा का मान 5, 12, 13 का इसलिए इसमें लगेगा क्योंकि यहाँ तो देखिए 13 हमें पता था एक भुजा का मान, तो हमने सोचा कि 13 वाला ट्रिपलेट नंबर लगेगा। अब लेकिन हम कंफ्यूज यहाँ कर रहे हैं कि 5 का मान यहाँ रखे कि 12 का मान यहाँ रखे कि 12 5 का मान यहाँ रखे, कहाँ रखे इन दोनों भुजा में से। अब इन दोनों भुजा का मान में हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ट्रिपलेट और हमने लिखाया था, यानी 6-7 ट्रिपलेट पीछे लिखाया था हमने। 3, 4, 5 का भी एक ट्रिपलेट नंबर होता है, और जब 3, 4, 5 का भी ट्रिपलेट नंबर होता है, कंपेयर करके हम लोग लिखेंगे। तो 3, 4, 5 का जब ट्रिपलेट नंबर होता है तो यहाँ 20 बना है, तो 20 का तो कोई ट्रिपलेट नंबर ओरिजिनल होता नहीं है। तो इससे भुजा को यदि हम लोग 4 गुना कर रहे हैं तो क्या 20 हो जाएगा। तो इस भुजा को भी 4 गुना करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा। तो इस भुजा को भी हम लोग क्या करेंगे कि 4 गुना करेंगे तो कितना 12 हो जाएगा। यानी 12, 16, 20 का ट्रिपलेट जो है इस समकोण त्रिभुज में लग सकता है। और हमने इसी को 4 गुना इसलिए किए हैं, इसे भी 4 को यदि 5 गुना कर देते तो 20 हो जाता। तो सभी भुजा को 5-5 गुना करना पड़ता, लेकिन हमने जो है 5 का ही 4 गुना इसलिए किए हैं और 20 लाए हैं क्योंकि ये 90 की सामने की जो भुजा कहलाती है वो कर्ण कहलाती है, और समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो 3, 4, 5 जो ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट नंबर है, तो 5 तो ये सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण है। तो इसलिए हमने यहाँ भी कर्ण पता था 20, तो इसलिए कर्ण को ही जो है गुना भाग करके प्रयास किए कि 20 पूर जाए। तो इसलिए सबसे पहले कर्ण में ही 4 से गुना किए, नहीं तो हम लोग 5 से भी यदि गुना करते तो 5 चौक 20 हो जाता यहाँ, और सभी को 5 से गुना करते। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि कर्ण पता था 20, तो कर्ण इसमें कौन हो जाएगा, 3, 4, 5 में 5 कर्ण हो जाएगा क्योंकि 5 सबसे बड़ी मान है, तो 5 कर्ण होगा। तो इसलिए 5 को क्या करें कि 20 पूर जाए, ठीक ना। तो अब देखिए 12, 16, 20 का इसमें ट्रिपलेट नंबर लगेगा। तो अब इसमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि 12, 16 मान जो है हम यहाँ रखें या यहाँ रखें। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ क्या 12 हो जाएगा ना। तो अब हम यहाँ भी क्या करेंगे कि 12 को ही रखेंगे। यहाँ भी 12 वाला जो ट्रिपलेट नंबर आ रहा था, तो 12 वाला ट्रिपलेट नंबर इसमें और 12 वाला ये, यानी कि दोनों जगह 12 मेरा कॉमन है। तो यहाँ हाइट भी हमारा क्या होना चाहिए, दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लोग अब इस भुजा को यदि हाइट को 12, 12 रख देते हैं तो शेष एक ही भुजा बचा 5, तो इस भुजा को 5 रख लेंगे और 12 तो इस भुजा को रखें। इसलिए दोनों में ट्रिपलेट, यानी दोनों ट्रिपलेट नंबर में 12 कॉमन था, और यहाँ दोनों हाइट का मान हमें 12 होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए, तो 12 रखें। अब सिर्फ एक भुजा 16 बच रहा है यहाँ, तो इस भुजा का मान हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि ठीक ना। और वैसे भी यदि हम 5 इसमें से घटा देते हैं, x का मान मेरा 5 आया है, और इस 21 में से 5 को घटा देंगे तो कितना 16 ही होगा, तो इस भुजा का मान 16 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ट्रिपलेट नंबर की मदद से जो है हाइट को पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब हमारा जो हो जाएगा यहाँ दोनों समांतर भुजा का योग, तो दोनों समांतर भुजा का योग कितना हो जाएगा, 5 और 6, 11 का एक हाथ में 1, 4, 2, 6 और 1, 7, 71 हो जाएगा। और गुने हाइट हमारा कितना 12 है, और गुना हम लोग क्या करेंगे 1/2 से करेंगे, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। 6 से कटेगा 6 बार, 12 कटेगा 6 बार में, तो 6 का 6 यहाँ हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 7 5 35 7 6 42, यानी 426 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसके दो असमांतर भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई बताएं। तो देखिए क्वेश्चन में इस बार क्या पूछा गया है कि विकर्ण की लंबाई पूछा गया है, क्षेत्रफल ना पूछ के। तो देखिए ये दोनों तो समांतर भुजा AB और CD हो जाएगा। तो दोनों समांतर भुजा का जो मान, एक भुजा का 20 और एक भुजा का 10 दिया गया है। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि दोनों जो असमांतर भुजा है वो दोनों समान है, यानी कि बराबर है।
और दोनों समान और समांतर भुजा का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे विकर्ण का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए विकर्ण का मान जब हमसे पूछा जा रहा है तो कैसे हम लोग विकर्ण निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक परपेंडिकुलर इस भुजा से इस पे डाल सकते हैं सीडी पर, और जब ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ डाल देंगे और यहाँ से भी यहाँ एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान 10 है तो यहाँ तक का भी मान, यहाँ से यहाँ तक का भी मान 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा तो ये टोटल भुजा का मान कितना था, 20 था, तो अब शेष कितना बचेगा, 10 बचेगा। और जब 10 बचेगा तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। इस बार दोनों आधा आधा इसलिए हो गया है क्योंकि दोनों समांतर भुजा का जो मान है वो क्या है, बराबर है। और पीछे का जो क्वेश्चन था उसमें दोनों असमांतर भुजा का मान अलग अलग था, इसलिए इन दोनों भुजा का जो मान है वो बराबर नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो दोनों असमांतर भुजा का मान 13 ही है, यानी कि बराबर है। तो इसलिए ये दोनों भुजा का यहाँ यानी कि इन दोनों समकोण त्रिभुज में जो इन दोनों भुजा का मान हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। 5 ये हो जाएगा तो 5 ये भी हो जाएगा, ठीक ना। तो अब जाके जो है 10, 5 15 और 5 20 हो जाएगा इधर। और हमसे क्या पूछा जा रहा था, विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा था। तो इस बार तो इन दोनों भुजा का मान क्या है, बराबर है, तो दोनों विकर्ण का मान भी बराबर ही होगा, ठीक ना। और यदि इन दोनों भुजा का मान अलग अलग रहता तो दोनों विकर्ण का मान भी अलग अलग रहता। लेकिन इस बार तो क्या है, बराबर है, तो इस बार विकर्ण भी बराबर हो जाएगा। यानी किसी एक विकर्ण का मान निकालिएगा वही दूसरा विकर्ण का भी मान होगा। तो अब यदि हम इस विकर्ण का मान निकालना चाहें तो देखिए ये भुजा तो 10 हो जाएगा। अब यदि इस विकर्ण का मान हम निकालना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस विकर्ण को लेके क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये समकोण त्रिभुज क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कितना है, 5 है, ये 13 है, तो ये हाइट है यानी परपेंडिकुलर है, तो ये भी यहाँ 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज तो 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट नंबर आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये 13 और ये 5 तो ये 12 होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को हम लोग ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। तो ये 12 और ये 10, तो अब हमें क्या निकालना है, ये भुजा का मान निकालना है, इस भुजा का मान निकालना है। और जब इस भुजा का मान निकालना है तो इस भुजा का मान अब हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ये भुजा क्या है, कर्ण है, यानी कि h है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √p², यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो माना कि लंब इसे मान लें तो कितना हो जाएगा, 144 और प्लस ये भुजा पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 10 यहाँ तक और 5 ये, तो 15 हो जाएगा। यानी 15 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 225 और 144, 5 4 9 और 4 2 6 और 2 1 369 हो जाएगा। यानी √अंडर कितना हो जाएगा, 369। अब इसे हम यदि तोड़ना चाहें, विकर्ण का लंबाई निकाल रहे हैं, तो 369 हुआ है। और 369 जब हमारा विकर्ण का लंबाई हुआ है तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, 3 1 3 2 6, 3 3 9, 3 2 5 1 6, यानी फिर 3 बार में कटेगा। 3 बार में फिर इसलिए कटेगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। तो 3 2 5 1 6, 6 3 से विभाजित होगा, तो ये 123 भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 से यदि विभाजित होगा तो 3 चौक 12 और 3 1 3। अब 41 जो है ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, अभाज्य संख्या है। तो अब 2 3 आया है, तो यानी कि हो जाएगा 3 और √41, यानी कि दूसरा एक विकर्ण का मान हो जाएगा। और जब एक विकर्ण का मान 3 √41 हो जाएगा तो दूसरा विकर्ण भी क्या होगा, 3 √41 ही होगा, क्योंकि जो है दोनों असमांतर भुजा का मान जो है समान है, ठीक ना। इसलिए तो याद रखिएगा कि जब कभी भी समलंब चतुर्भुज में जो है दोनों असमांतर भुजा का मान यदि बराबर हो जाए तो विकर्ण दोनों का मान बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन कि यहाँ से यहाँ जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन दोनों भुजा का भी मान जो है वो बराबर हो जाएगा। कब, जब असमांतर भुजा का मान बराबर होगा तब। यदि यहाँ बराबर नहीं होता तो अलग अलग दोनों विकर्ण भी होता और दोनों ये भुजा भी होता, ठीक ना। जिस तरह पीछे की क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था।